नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड विद संजीव। बेटा जी सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। संजीव जी एक चीज बताइए, बड़ी हैरानी की बात है, राम का मंदिर 500 साल के बाद बना और एक ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों के दिमाग में कि शायद राम मंदिर ने ही मोदी जी को, जो 272 का नंबर था, आंकड़ा था मेजोरिटी की तरफ जाने वाला, उससे रोक दिया। और सोशल मीडिया भी भरा हुआ है चीजों से। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि राम मंदिर के कारण ही हमारी ये हार हुई है। मैं अयोध्या की हार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्लियर मेजोरिटी को हमने पार नहीं किया, उसका वजह ही राम मंदिर है। आप कैसे देखते हैं इसको? सुमित जी देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के बाहर है, उनकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ था। और ये जो चीज 500 साल के बाद मोदी सरकार करने में कामयाब हुई कि उसकी राम मंदिर में उसकी राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हो सकी, ये कुछ छोटी चीज नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी चीज हुई थी। और हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई थी इस चीज की जब प्राण प्रतिष्ठा जो वहाँ पे हुई थी। और उसकी वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए थे, बहुत आगे पॉपुलैरिटी पहुंच गई थी। और ये जरूरी था कि हमें ऐसा महसूस हो गया था कि शायद इनको अब पीछे हटाना मुश्किल है। इस पॉपुलैरिटी बहुत, वे भी शायद बीजेपी को आगे आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट दिलवाने में कामयाब होगी। मगर शायद इसकी वजह से मेरा जो मानना है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जो कि यूपी के अंदर, पूरे यूपी के अंदर क्षेत्र में फैले हुए थे, यहाँ तक कि आरएसएस के भी वर्कर्स फैले हुए थे, कहीं ना कहीं पे ये रिलैक्स मोड में आ गए। इन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया कि शायद यही पॉपुलैरिटी जो मोदी जी की है या राम मंदिर की है, यही इनको इलेक्शन में जिताने का पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाने में मदद देगी। ये भूल गए कि जो पब्लिक मेमोरी है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में, और इलेक्शन हुई है लापी जाके अप्रैल में, और अप्रैल मई का पूरा महीना निकल गया। इस अप्रैल मई के दौरान जो भी ऑपोजिशन पार्टीज ने, इंडिया अलायंस के, चाहे मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव है, या कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखी। और उन्होंने क्योंकि वो लोग भी इलेक्शन को जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हारने के लिए तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे। ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो लोगों के बीच में जाके उन्होंने जो भी बात करी, चाहे वो सही थी या गलत थी, उन्होंने जिस भी तरीके का भ्रम फैलाया, चाहे वो अग्निवीर स्कीम का था, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो रही थी, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, जातिवाद की बात हो रही थी, तो वो शायद जो लास्ट मोमेंट पे जो और उन्होंने ये बात लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करी, और साथ में सोशल मीडिया को जिस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने हैंडल करा, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ उसके बारे में उसको काउंटर पेश करने में नाकामयाब रहे। ना ही वो लोगों तक आखिर तक, जबकि उनको यूपी एक ऐसी स्टेट थी जहां से मैक्सिमम सीट्स आती है इंडिया के अंदर, और वहां पे वो रिलैक्स मोड में आके उन्होंने अपने क्षेत्र में जगह जगह पे जो लोगों के बीच में जाना भी ठीक नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने बोला कि नहीं जी, जो मोदी गए भाई, राम मंदिर का जो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी आ गई, यही हम इलेक्शन जिता देंगे, ये शायद इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और ऑपरेशन इस चीज को बना की थी कि ये लोग रिलैक्स मोड में आ गए हैं, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं कि इलेक्शन तो ये जीते बैठे हैं, इनको भी कहीं पे भी मेहनत नहीं करनी, कहीं भी लोगों के साथ जुड़ना नहीं है। शायद ये ही इस चीज को बैकफुट पर लेके आई है, और शायद यही मुद्दा है कि इन्होंने अयोध्या जैसी जगह में, जो कि राम की अस्मिता की जगह है, उनका एक पवन धाम बना हुआ है, तो वहां पर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। और वाराणसी जगह में भी जहाँ मोदी जी को पहले ही राउंड से लीड में आ जाना चाहिए था, वहां पे भी मोदी जी एंड तक समझिए कि बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से ही जीत पाए हैं।
तो हम्म। कहीं ना कहीं पे लोगों के बीच में ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से लास्ट मोमेंट पे आखिरी के 2 महीने में जो मुद्दे उठाए गए वो उनके दिमाग में जगह बना गई थी। और जो जिसको हम कहते हैं कि इलेक्शन में तो 1 मिनट का भी आराम नहीं करना चाहिए, आखिरी मोमेंट तक भी आपको किसी भी मुद्दे को काउंटर करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और लोगों के बीच में अगर कोई भ्रम फैला है उस भ्रम को दूर करने के लिए आपके अंदर आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि वो भ्रम लोगों तक ना पहुंचे, और उसका उसका तोड़ कोयलों का आपका पहले से रहना चाहिए कि आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी जो आपके सामने इलेक्शन के टाइम पे आती है, क्योंकि हर टाइप के हथकंडे अपनाए जाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। और सही है सर। ऑपोजिशन ने ये जो भी हथकंडा अपनाया उसमें वो कामयाब होगी लोगों का भरोसा जीतने में और इलेक्शन रिजल्ट अपने फेवर में लाने के लिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो राम मंदिर है उसके कारण हार क्यों हुई, उसका वजह कुछ और भी है। 2014 के इलेक्शन हम इस आस में जीत गए कि राम मंदिर बनेगा। 19 में लोगों के क्वेश्चन पूछे कि आपने बोला था राम मंदिर, हुआ नहीं, कब होगा? तो राम मंदिर जब उसके बाद बनना शुरू हुआ, वो तो 19 में भी गवर्नमेंट इसकी हिल गई थी। अगर बालाकोट नहीं किया होता, तो उस वक़्त भी लगता था कि मोदी तो गए हो। तो बालाकोट हो गया क्योंकि लोगों को लगा कि हमारे साथ जो वादा किया था, वो पूरा नहीं किया गया 14 में। 19 में फिर उन्होंने बोला कि इस बार तो मंदिर बनना चाहिए और बनना भी शुरू हो गया। यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि हिंदू को आदत है वायदे लेने की, लेकिन उसे लंबा लटकाने की। सड़कें बनेगी, नहीं बनाई तो बन रही है। जैसे राजीव गांधी बोलते थे अपने टाइम पर, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। तो वो जो चीज़ है वो हिंदुओं को ज़्यादा पसंद आती है। काम होता हुआ, फिनिश होता हुआ, काम होता हुआ दिखता दिखता रहे तो वो लगे रहते हैं। जब हो गया तो मेमोरी से डिलीट कर देते हैं। कहीं न कहीं राम मंदिर को इतनी जल्दी से पूरा कर दिया मोदी जी ने, कोविड के टाइम होते हुए भी। इसको लटका के रखते, 2-4 साल लगा रहता, मंदिर देखते रहते, बन रहा है, उसी में वोटें मिलती रहती। क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? क्योंकि मैं डीएनए जानता हूँ, कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मैं देखता हूँ जो काम हो जाते हैं, जैसे किसी को इंक्रीमेंट दे दिया, जब तक आस होती है कि इंक्रीमेंट मिलेगा, तब तक वो आपके साथ रहते हैं। इंक्रीमेंट लेने के बाद वो अगली डिमांड रखनी शुरू कर देते हैं। हिंदुओं को ये डीएनए है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो काम कंप्लीट हो गया वो तो हो गया, तो अब उसको छोड़ के भी वो दूसरी बात पे आ जाते हैं। अब राम मंदिर का मुद्दा सपोज कीजिए अभी तक चला होता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं चली होती है, वादा करते हैं हम आने वाली सरकार जो बनेगी उसमें प्राण प्रतिष्ठा पक्का करेंगे, तो यस। वो एक आस आस बनी रहती है कि हाँ ये काम अभी होना कंप्लीट है, मंदिर तो चलो तैयार हो गया, मगर इसकी प्राण प्रतिष्ठा सही वक्त पे जब सही सही समय आएगा तब होगी। तो हो सकता है कि उसको वो माहौल बनाए रखते एक कि ये काम होना बाकी है, तो हिंदू शायद इनके साथ प्रॉपर तरीके से आखिर तक जुड़े रहते, क्योंकि वो काम निपट गया है, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। वो जो मुद्दा इतने सालों से लटका आ रहा था उसको उसको एक फिनिशिंग टच दे दिया गया है, तो वो एक मुद्दा रहा ही नहीं अब। तो वो मुद्दा जब नहीं रहा तो अगला मुद्दा क्या है, या तो वो बिल्डअप करती बीजेपी, वो उन्होंने बिल्डअप करा नहीं। वो नहीं क्या किया। होता है कि क्या होता है कि कोई भी अगर कंट्रोवर्सी चल रही होती है तो गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो उससे बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करती है कहीं ना कहीं से लाके, ताकि उस कंट्रोवर्सी में बातचीत ना हो। तो जो भी अगर मुद्दा अगर कोई कंप्लीट हो गया तो उससे बड़ा मुद्दा कहीं पहले से तैयार होना तो ये था कि उसकी वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसकी स्पेस कौन सा मुद्दा लेगा। तो वो जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसमें जो मुद्दे थे वो ऑपोजिशन पार्टी के मुद्दे जगह ले गए, और इन्होंने उसको काउंटर ना करके उसको उस वैक्यूम को पूरी तरह उसको फुलने पलने दिया, और वैक्यूम की पूरी जगह जो थी वो ऑपोजिशन पार्टीज के मुद्दे ने घेर ली। और वेरी जब राइट। तक ये उस पर रिएक्ट करते तो उस वैक्यूम में जगह बची नहीं थी और ये वहां पे एंटर नहीं कर पाए। सर, आप देखिए अपोजिशन ने वैक्यूम को कैसे भरा। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कार्ड खेला कि देखिए वहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू को बुलाया तक नहीं गया क्योंकि वो दलित थी। जबकि मोदी जी खुद दलित हैं, वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसको हाईलाइट नहीं किया। ऐश्वर्या राय को बुला लिया, अमिताभ बच्चन को बुला लिया, लेकिन मुर्मू जी को नहीं बुलाया। और वो चीज कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ गई। तभी मैं बोल रहा हूं, राम के मंदिर बनाने के बाद भी हम अगर अयोध्या हारे हैं, उसका रीजन है यही कि एक तो मंदिर जल्दी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और हिंदू भूल गया। अगर यही लटका रहता तो ये इलेक्शन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी आस में वोट भी मिल जाते और ऑपोजिशन को कोई मौका नहीं मिलता इस वैक्यूम को भरने का। बिल्कुल बढ़िया आपने बताया, और ऑपोजिशन ने बहुत गंदी गेम खेली है। राम के इतने पवित्र मंदिर को लेकर भी गंदी गेम खेल गए सर, और वो कामयाब भी हो गए।
सुमित जी, एक जो कहावत है, टू विन बाय हुक और क्रुक, वो ही कहावत पे ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन लड़ी है। और आपने भी इस बात को कई बार सामने लाए कि क्या मोदी जी को आने वाले टाइम पे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम करने की जरूरत है, क्या उनको हुक एंड क्रुक वाली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। तो बीइंग द रूलिंग पार्टी, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, जो कि स्टेट तरीके से काम करना जानता है और अपने अपने चीजों को बहुत स्ट्रांगली पेश करने में यकीन रखते हैं, शायद वो ये काम नहीं कर पाते बाय हुक और क्रुक वाला। बट कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन ने किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से जो भी मुद्दे लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश करी, जगह बनाने की कोशिश करी, उसको वो उसमें वो कामयाब हुए। कमी कमी हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ही हुई है, उनके कार्यकर्ता की तरफ से हुई है। उस स्टेट में जो भी इलेक्शन प्रोसेस को लीड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उन्हीं की तरफ से हुई है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उन्होंने उसका फीडबैक प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं दिया, उस पर वो सोते क्यों रहे। तो क्योंकि कोई भी बात को किसी लोगों के दिमाग पे पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, वेस्टर्न यूपी में काम इतने इफेक्टिवली क्यों नहीं हो पाया, या जिस एरिया में बीजेपी ने सीटें जीते वहां पे काम इफेक्टिवली क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे शायद हो सकता है ऑपोजिशन वालों के मुद्दे इतने स्ट्रांगली लोगों के दिमाग में नहीं घुसे, क्योंकि वो अलग तरीके की सोच के लोग थे। मगर जिस एरिया के अंदर ऑपोजिशन वाले आराम से जीत के आ गए हैं, वो उस एरिया के अंदर बैकवर्ड क्लास या कास्ट के ऊपर मुद्दों बहुत स्ट्रांगली डिस्कस करे जाते हैं, उन पर फॉलो करा जाता है। तो वो जो कास्ट पॉलिटिक्स वहां से खेली गई है, तो उस एरिया से ही ऑपोजिशन वाले जीत के आए हैं, जहाँ पे इस तरह की चीजें हर लोगों के दिमाग में रहती है। और छोटे छोटा बच्चा भी इस तरह की बातें वहां करता है, उन लोगों के बीच में जाओ, बैठो, आप बात करो, तो पता चलता है कि कास्टिज्म ने आज भी बहुत बड़ी वहां पे भूमिका निभाई है, वो जड़ें बहुत गहरी हैं आज भी वहां पे। तो कास्ट पॉलिटिक्स को तो पूरी तरीके से इस्तेमाल करा रही है इंडी सरकार, इंडी गठबंधन ने, ठीक है, इंडिया अलायंस ने। और साथ ही साथ में उन्होंने भ्रम का माहौल पूरा पैदा कर दिया कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आ गई तो पता नहीं क्या होगा, संविधान बदल देंगे, आपको आपके साथ सही बर्ताव नहीं करेंगे, आपको कंट्री से बाहर निकाल देंगे। तो ये मैक्सिमम जो उस एरियाज में करने की कोशिश करी जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, और उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हुई। पहले यूपी एक अकेली ऐसी स्टेट थी जहाँ पे माइनॉरिटी की वोट भी कुछ ना कुछ परसेंटेज बीजेपी को मिलती थी, मगर अब की बार वो भी पूरी तरीके से हाथ से निकल गई। तो वो जो शिफ्ट आया 3 से 5% का, वो बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हुआ यूपी का। संजीव जी, एक चीज है, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी है, अयोध्या वालों की भी एक खासियत है। वो जो युवराज रामचंद्र थे, उन्हें बिना चप्पल, जिसके जिसके पग जो डालते हैं वो, उसके बिना उन्होंने जंगलों में भेजा, और उन जंगलों में कांटे चुभते थे राम जी के, वो उन्हें सहन करना पड़ा 14 साल। उसके बाद ही वो श्री राम प्रभु बने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब दोबारा से मोदी जी का भी वही है, ये पीएम मोदी को पुरुषोत्तम रामचंद्र की तरह इन्हें भी पक्का कराने के लिए जब ये वापस आएंगे दोबारा से 5 साल ये चलाएंगे, इन्हीं कांटों में से निकल के जाना पड़ेगा मोदी जी को। शायद उसके बाद इनकी छवि भी और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेम चीज अयोध्या वालों ने मोदी जी के साथ भी कर दी, जो इन्होंने श्री राम जी के साथ की थी। न केवल मोदी जी के साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो मानता हूँ कि यूपी के अंदर रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आज इस चीज का बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, और शायद वो इस चीज को यकीन नहीं कर पा रहे कि ये उनके साथ क्या हो गया। तो ये समझिए कि बनवास ये सबके लिए है 5 साल का, और ये 5 साल के बाद समझो कि एक नए अप्रोच से सामने आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली जब भी जनरल इलेक्शन होंगी, तो ये फिगर्स ऑपोजिशन पार्टी वाले फिर से रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि ऑपोजिशन वाले की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो आ चुकी है, अब इस चीज को रिपीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ यूपी में 30-40 सीटें हार गए, उसका इतना गुस्सा नहीं है जितना एक सीट लूज करने का है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारा गढ़ माना जाता था कि ये 3rd पावर सेंटर है दुनिया का। मैं दोबारा बोलता हूँ, पहले भी बोला था, आप सोच कर देखिए कि मुसलमान मक्का हार गए, कैसा फील होता है। वो वाला हाल हुआ है हम सनातनियों के साथ कि 500 साल के बाद हमें मंदिर मिला और हम अयोध्या जी हार गए। इसीलिए दुख भी है, तभी बोल रहा हूँ बार-बार
कि शायद राम मंदिर बनने के बाद ही और बनने के कारण ही हम हारे भी हैं, जो हम मेजॉरिटी को पार नहीं कर पाए। रीज़न वी बिकेम कंप्लेसेंट। हमें लगा कि जीत तो है ही है और हर आंकड़े में, हर जो ये भविष्यवाणी करते हैं, सबने बोला 80 में से 78, 79 तो पक्की हैं, हो सकता है 80 की 80 आ जाएँ। और सभी ने काम ही नहीं किया कि राम मंदिर जो है, वो अकेला हमें यूपी जिताकर दिखाएगा। और हम पूरे भारत में साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हम धक्के खाते रहे। हमने इस एरिया को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, अपने इलाके को। अगर किसी ने इम्पोर्टेंस दी, ओडिशा में हमने इम्पोर्टेंस दी, हम जीत गए। मध्य प्रदेश में मामा जी ने पूरा काम किया, वो कहीं और सभा करने नहीं गए, वो फ़ोकस्ड रहे, वो जीत गए। योगी जी को पूरे भारत में चक्कर चलवाए, अपना ही घर लुटवा लिया। तो बार-बार मैं बोल रहा हूँ, राम मंदिर ने ही हमारी ये हालत की है और कोई रीज़न ही नहीं है, लटका के रखते हिंदुओं को हमेशा के लिए। और जब ये काम पूरा हो जाता तो बोल देते अगला काम ये है, ताकि जो आपने बोला वैक्यूम, वो वैक्यूम किसी और मुद्दे के साथ भर के इनको ऐसे ही चलाते रहते। कांग्रेस ने 75 साल ऐसे ही निकाल दी सर। हमें क्या ज़रूरत थी कि 2 सालों में पूरा करके ही प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है इलेक्शन से पहले, वही चूक हुई है हमारे से। सुमित जी, जैसे कोई भी एक फिल्म रिलीज होने वाली होती है बॉलीवुड के अंदर, तो उससे पहले उसका ट्रेलर निकाला जाता है, उसके रोड शो करे जाते हैं, अलग अलग चैनल्स पे जाके उसके बारे में उसका प्रचार करा जाता है, उसके बारे में एक्टर्स मिलते हैं, डायरेक्टर्स मिलते हैं, म्यूजिशियंस मिलते हैं, तो एक पूरी हवा क्रिएट करी जाती है, उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है उसको पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए कि चाहे पिक्चर की स्टोरी लाइन वीक भी हो, पिक्चर अपने आप में वीक भी हो, फिर भी वो जो हवा क्रिएट करी जाती है उसकी वजह से लोग हॉल में जाकर देखने के लिए जाते हैं कि आखिर है क्या इस पिक्चर में, देख के तो आए। अच्छा, उसके बाद जो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक की जो कलेक्शंस आते हैं उसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं कि पिक्चर ने कितना हिट हुई है, नहीं हुई है हिट। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राम मंदिर कंप्लीट हो गया, एक जो कंप्लीशन दे दी गई इस मुद्दे को, उसकी जगह जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, अगर वहां पे कोई और मूवी के बारे में चर्चा कर लेते मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट कि ये एक नई चीज आने वाली है, इसके बारे में हवा क्रिएट करते हैं वैक्यूम फिलअप करने के लिए, तो शायद लोग उसके साथ जुड़े रहते। लोगों को कुछ ना कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। ये भी जो पॉलिटिक्स है, ये जो मुद्दे हैं, ये भी मनोरंजन का बहुत बड़ा जरिया है, और लोगों को अपने 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 को उस पर्टिकुलर मुद्दे के साथ जुड़े रखने के लिए। तो वैक्यूम बिल्कुल भी फिल नहीं हुआ। वैक्यूम को फिल करने में ऑपोजिशन पार्टी पूरी कामयाब रही, और उसी वजह से लोगों की अंदर जो भ्रम पैदा हुआ, उस भ्रम ने बेसिकली उनको अलग तरीके से बिहेव करने में मजबूर करा, जिसकी वजह से उन्होंने उस भ्रम में आके उनको बीजेपी को वोट ना देकर ऑपोजिशन पार्टी को वोट दिया। कंप्लीटली ऐसा ही हुआ है, और आप बिल्कुल ठीक है कि इसके पीछे जो आपने वजह बताई बिल्कुल वैसा ही है। एक और चीज भी है, आपने देखा होगा कि मीडिया ने बड़ा ब्यूटीफुली प्ले भी किया है। आपने देखा होगा कि मीडिया में क्या होता है कि जब कोई खान की मूवी आती है, बेकार से बेकार मूवी होगी, उसको दिखाएंगे ये तो सुपर हिट होने वाली है। लोगों के रिएक्शन, मुंह में वो माइक डाल डाल के बोलेंगे ओहो मूवी तो बड़ी अच्छी थी, बेशक वो अंदर सो के ही आया हो। लेकिन अगर कोई हिंदू की मूवी आती है तो उसे दिखाया ही नहीं जाता, उसके रिव्यूज भी दिखाए नहीं जाते। आपने देखा होगा मीडिया में अक्सर होता है। इस बार भी 22 जनवरी तक मंदिर के आगे पीछे फिरते रहे टीआरपी लेने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें थी। जैसे ही 22 जनवरी खत्म हुई है, उसकी कवरेज आनी बंद हो गई थी। कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया था, जैसे कि राम मंदिर एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगर कहीं वहां पर भी वो चीजें दिखाई जाती कि कैसे लोग जा रहे हैं, भीड़ लगी है, लोग रो रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक इमोशंस जुड़ते हैं। वो 22 जनवरी के बाद वो इमोशंस का टेम्परेचर भी कम होता गया। वहां पर गवर्नमेंट की चूक रही कि वो चीजों को दिखाया नहीं गया। सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के अंदर तो बिल्कुल ही बॉयकॉट था उस वक़्त। मीडिया को पैसे दिए गए, क्या किया गया मुझे नहीं मालूम। उसके बाद कांग्रेस और केजरीवाल का मुद्दा छाया रहा सारे चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी। राम मंदिर जैसे कि एग्जिस्ट ही ना करता हो। ये भी एक चूक है, जो मुझे लगता है कि राम मंदिर के बाद हमने ये एक गोल्डन मोमेंट हमने गवा दिया।
सुमित जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी कई बार हैरान होता था कि मीडिया के पास इस वक्त केजरीवाल के मुद्दे के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है क्या? क्या केजरीवाल इतना बड़ा हो गया है कि सारे चैनल से एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि वो शायद वो एक नई पिक्चर इन्होंने पकड़ ली थी जिसके बारे में वो उसको ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पूरी पूरी उन्होंने मुहिम चला दी थी। और लोगों के बीच में भी एक नई कहानी आ गई, एक नया कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि कंट्रोवर्सी अपने आप में सेल करती है, और जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा उसकी टीआरपी होती है, उतनी ज्यादा उसको सेल करती है। तो शायद न्यूज चैनल जितने भी थे, उन्होंने अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जो मुद्दा इतना बड़ा कभी था भी नहीं। एक करप्शन जो भी इंसान करता है, जैसे आप झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनके बारे में कुछ दिखाया एक बार अरेस्ट होने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखाया? नॉट इवन वन वीडियो है। उनको बेल तक नहीं मिली केजरीवाल जी को। चलो बेल मिल गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, मैं उस फैसले पे सवाल जवाब यहाँ पे नहीं करेंगे, बट जो भी था एक एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। उस वक्त बीजेपी को मंदिर का जो मुद्दा था उसको मरने नहीं देना चाहिए था। अगर ऑपोजिशन पार्टीज वाले या जो भी बाहर से जो फंडिंग हो रही थी, उन्होंने बीजेपी को न्यूज को अगर किसी भी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करी, मंदिर की न्यूज को ब्लॉक करने की कोशिश करी, क्या ये चीज बीजेपी को नजर नहीं आ रही थी? इनको भी तो नजर आ रही थी ना कि ये मंदिर का मुद्दा टोटली गायब ही हो गया है। उसको किसी ना किसी तरीके से चाहे लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं वहां से मंदिर का, आस्था चैनल पे लोगों की आस्था को जोड़ते, यहाँ से लोगों को फंड करके भेजते, अपने खर्चे से भेजते, एक पूरा माहौल बनाते कि जत्था का जत्था जा रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, एक पूरी पूरी फिल्म खींचते कि यहाँ पे आस्था के नाम पे कितना कुछ हो रहा है। जैसे मक्का मदीना में कितनी रील्स बनती है, लोग लाखों करोड़ों के हिसाब से वहां पे हर साल ट्रेवल करते हैं, मगर उसको हर साल उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वहां पे फंडिंग भी आती है और लोगों की आस्था उस पर्टिकुलर रिलीजन के साथ भी जुड़ी रहती है। तो हिंदू के बीच इस रिलीजन के साथ जुड़े रहने के लिए, राम के साथ जुड़े रहने के लिए इनको जी तोड़ और मेहनत भी करनी थी। उसको उस मुद्दे को कुछ टाइम तक और बनाए रखते हैं न्यूज के अंदर, हर चैनल पे, तो शायद वो हिंदू की जो आस्था है वहां जुड़ी रहती है। वो इधर उधर उसकी नहीं देखते दूसरी बातों की तरफ। अगर वो बातें ज्यादा सामने आती तो ऑपोजिशन को दूसरी बातें करने का मौका भी नहीं मिलता। तो आपने उनको मौका दिया, तभी तो उन्होंने जो मौके को एकदम से थाम लिया दोनों हाथों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी मैं आज ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग कि क्या राम मंदिर जो है उसी ने मोदी जी को ये हार दी। हार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा डेंट मारा है। हार तो नहीं है, क्योंकि हम फिनिशिंग लाइन को क्रॉस तो कर गए हैं, लेकिन कांटों में से निकल के जाना पड़ेगा मोदी जी को। और हो सकता है इसी से ये उसके बाद मोदी नहीं, मोदी जी तभी बनने वाले हैं जिसे युग युग तक हम याद रखेंगे। लेकिन एक चीज और भी है कि अगले 5 साल जो हिंदू है वो इस हार को याद भी रखेगा कि इस बार हम अयोध्या हारे हैं, अगली बार देश हार जाएंगे। जितने भी हमारे विधानसभा के इलेक्शन होंगे, विजय पंचायत के होंगे, म्युनिसिपैलिटी के होंगे, कुछ भी होंगे, हिंदू भूलेगा नहीं इस हार को। और हो सकता है कि इस हार के कारण अगली बार 400 पार का जो आंकड़ा है वो ये हार ही दिलाएगी, ये भी हो सकता है। तो प्रभु राम को क्या मंजूर है ये प्रभु राम जाने। लेकिन जो मैं देख सकता हूं कि ये हार हमें सोने नहीं देगी, हमारे जैसे लोगों को भी, और जो वोट करने जाता है उसे भी वो सोने नहीं देगी कि लास्ट टाइम की हार का बदला इस बार 400 पार से ही होगा, उसके कम अब हम सहन भी नहीं करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और ये रास्ता 2 चीजें दिखाता है। एक, 400 पार का मतलब है हिंदू राष्ट्र दोबारा बनेगा, जो ये हमेशा था। और दूसरा, मोदी जी जो इस वक्त गालियां खा रहे हैं सभी से कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सारे काम भी वो करेंगे। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि अब क्या होगा, कौन-कौन सी चीजें मोदी जी करने वाले हैं, वो भी करेंगे। और उसके लिए बार-बार मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है, अब आप पुरुषोत्तम राम बनना बंद कर दीजिए। पुरुषोत्तम राम आप बाद में बने, उससे पहले रावण का वध आपको करना पड़ा, हथियार आपको उठाने पड़े, उसके बाद ही आप पुरुषोत्तम राम कहलाए। आपको ये था कि मैं हथियार रख दूं और पुरुषोत्तम राम बना रहूं, मोदी जी आप नहीं बन सकते। उसके लिए कृष्ण जी का जो एक सेंटेंस है, हे अर्जुन अपने शस्त्र उठा और युद्ध कर। ये युद्ध का टाइम है,
आपको युद्ध करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम राम हम बनाएँगे। आपको सिर्फ रावण से युद्ध करना है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस देश में कौन-कौन से रावण कहाँ-कहाँ बैठे हैं। आपके पास सारे आंकड़े हैं, आप उसका काम करते रहिए। इस बार राम मंदिर ने आपको हराया, अगली बार कहीं राम भगत ना आपको हरा दें, यही सोचकर कि आप पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको पुरुषोत्तम राम नहीं देखना चाहते, हम आपसे रावण से युद्ध चाहते हैं। और ये आप जब करेंगे तभी आपको पुरुषोत्तम राम का दर्जा दिया जाएगा, अयोध्या वासियों की तरफ से भी और हम जैसे सनातनियों की तरफ से भी। थैंक यू संजय जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो था, जिसके ऊपर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मुझे समझाया और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं, उन्हें भी समझ आएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड जय श्री राम वन्स अगेन। थैंक यू सुमित जी, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.